जब आज आधुनिक विज्ञान है तो उसमें अणुओं और परमाणुओं की क्या कल्पना रखी गई है, किस तरीके से उसको बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा इसी अनुपात में आपको पानी मिलेगा, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम यानी कि 1 परमाणु होगा, मिलकर पानी का निर्माण करेगा। कोई भी तत्व है, कोई भी चीज है, उसका वेट जो है वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर बदल जाता है, लेकिन मास हमेशा निश्चित होता है। यानी ये 2 परमाणु आपस में तभी मिल सकते हैं और एक यौगिक के अणु तभी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में लेन देन हो या आपस में साझा हो। हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस वक्त एनसीईआरटी यानी कि विज्ञान की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं और आज इस क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो कि जिस चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, जिससे ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, आपका एक आधार बन जाए विज्ञान का। इसके लिए ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करवाए जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन करवाए जा रहे हैं। तो हम लोग इसे देखेंगे, परमाणु और अणु के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो इस चैप्टर में जो सबसे पहले एनसीईआरटी की जो लाइन्स है, उनमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है, उनमें पहले हमारे थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है कि परमाणु और अणुओं के बारे में इतिहास में हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे दार्शनिक थे या हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या कहा था। और उसके बाद फिर मॉडर्न साइंस में जब आज आधुनिक विज्ञान है तो उसमें अणुओं और परमाणुओं की क्या कल्पना रखी गई है, किस तरीके से उसको बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ पर बात किया जा रहा है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, ठीक है, महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो ऐसा नहीं है कि परमाणु की जो खोज थी वो यूरोपियन ने की थी, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दार्शनिकों ने हजारों साल पहले इस बारे में बात करी थी कि जो पदार्थ होता है उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, परमाणु कहते हैं। तो हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कनाड, उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि सूक्ष्मतम कण जो होता है किसी भी पदार्थ का, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। फिर एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान, ठीक है, क्या नाम था, पकुदा कात्यायान थे। उन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था, कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। उनका यह कहना था कि ये जो कण पाए जाते हैं, जो सूक्ष्मतम कण पाए जाते हैं, जिनके बारे में महर्षि कनाड ने कहा था, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में जो है कि ये संयुक्त रूप से रहते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं और अक्सर ये कण कई कणों से मिलकर आपस में संयोजन करते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं और फिर वो अणु जो है वो पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसे जो हम भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस बात को कहा था। फिर इसी समय जो है ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा और उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। तो इसी समय पर, लगभग जिस समय हमारे देश में यह काम हो रहा था, उसी समय पर जो है वो कुछ यूनानी दार्शनिक थे, कुछ ग्रीक दार्शनिक थे, जिन्होंने इसके बारे में यानी परमाणुओं के बारे में कुछ जानकारियां इसी तरीके से जैसे भारतीय दार्शनिक दे रहे थे, इसी तरीके की जानकारियां जो है वो हमारे ग्रीक दार्शनिक भी दे रहे थे। तो भारत हजारों साल पहले से भारत में या फिर ग्रीस देशों में इस तरीके की बहुत सारी कल्पनाएं की गई थी कि जो किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या होता है, तो उसे परमाणु कहा गया था, ठीक है। वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाइजिए ने
अब बात ये आती है, तो एक तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जिसे आप एक बार पढ़िए, जरूर पढ़िए। कभी कभी जो है हमारे प्रीलिम्स वगैरह के एग्जामिनेशन में, चाहे स्टेट प्रीलिम्स हो या यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, उसमें पूछा जा सकता है कि भारतीय कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु का नाम लिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट उसमें चले जाएं कि जो इस एनसीईआरटी के का जो चैप्टर है, उसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई पड़ रही है वो है आपका रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम यानी जो आप ये जो परमाणु होते हैं ये या अणुओं का निर्माण होता है, ये किस नियम के आधार पर होता है। तो जिस नियम के आधार पर होता है उसे रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। और ये जो रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, उनको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो लेवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। तो कुल मिलाकर जो रासायनिक संयोजन के जो नियम प्रतिपादित किए गए, कौन से सबसे पहले बताए जा रहे हैं, 2 नियम प्रतिपादित किए गए। पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है। इनका कहना है कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि कोई भी चीज जो है, किसी भी मैटर की जो चीज है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाए तो इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर आपका कहने का मतलब यह है कि अगर A प्लस बी को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए और जिसकी वजह से B और C नाम के प्रोडक्ट बनते हैं, तो B और C का द्रव्यमान हमेशा इक्वल होगा A प्लस बी के द्रव्यमान का। यानी द्रव्यमान जो है वो कहीं नष्ट नहीं होता है। मतलब द्रव्यमान जितना रिएक्शन, जो रिएक्टेंट थे, जो कि जिससे रिएक्शन कराई गई, अगर दो पदार्थों के बीच में अगर किसी तरीके की रासायनिक अभिक्रिया कराई गई तो जितना द्रव्यमान इन दोनों का आपस में अभिक्रिया कराया जाएगा, उसका रिजल्टेंट जो बनेगा, जो भी प्रोडक्ट आएंगे, उनका अगर द्रव्यमान जोड़ा जाए तो इनके द्रव्यमान और इनके द्रव्यमान लगभग बराबर होंगे। हो सकता है कुछ चीजें एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो, तो अगर सब कुछ अगर हम लोग ओवरऑल मिला लें तो द्रव्यमान में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया। तो वही बात एनसीईआरटी ने कही है कि जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? यह आपसे सवाल पूछा है। फिर आगे इन्होंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। याद रखिएगा, मतलब यह है कि लगभग जो भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, तो जिस द्रव्यमान के पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है और जो भी पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, उनका द्रव्यमान, ठीक है, उनका द्रव्यमान यानी कि जो अभिक्रिया कराई जा रही है जिन पदार्थों का, उनका द्रव्यमान, और जो अभिक्रिया के बाद पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है, या एनर्जी बन रही है, उसका द्रव्यमान एग्जैक्टली लगभग बराबर होता है। नया द्रव्यमान नहीं आ सकता है, नया द्रव्यमान नहीं आ सकता है। तो ना बन सकता है, ना नए द्रव्यमान वाली चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है, उत्पन्न हो सकती हैं, और ना ही किसी प्रकार के द्रव्यमान का नाश किया जा सकता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। तो ये एक पहला नियम था, ठीक है, पहला नियम। मतलब इससे क्या होता है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होती है। A प्लस बी को आपस में जब रिएक्शन कराया गया तो जो उसका प्रोडक्ट B और C बना था, तो इधर का रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस होगी, जो उसका रिजल्टेंट रिएक्शन है उससे, ठीक है, वो पूरी तरीके से बैलेंस होगी, उसमें किसी द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। इधर पता लगा आपने 5 ग्राम रिएक्शन कराई, तो उधर जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो 10 ग्राम का बनेगा, ठीक है। अब वो किसी फॉर्म में अलग हो सकता है, लेकिन वो कुल मिलाकर वो द्रव्यमान जो है वो नष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? इसे लवाजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। मतलब यह हुआ कि जब कभी भी यौगिक बनते हैं, 2 तत्वों से मिलकर बनते हैं, तो हमेशा उनके अंदर जो है वो
परमाणुओं का जो अनुपात होता है या उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है, चाहे वो कहीं से भी लिए जाए, वो प्रोडक्ट कहीं से भी लिए जाए, कहीं की दुनिया में किसी भी जगह से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे पानी है, ठीक है, जैसे पानी है तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है आपको सबको पता होगा, H2O होता है पानी का फॉर्मूला, जल का फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है। अब इसमें हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 2 परमाणु है, ऑक्सीजन जो है 1 परमाणु है, यानी कि दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, जब भी पानी आप लेंगे, चाहे वो समुद्र से पानी लेंगे, चाहे वो बारिश का पानी लेंगे, चाहे वो तालाब का पानी लेंगे, चाहे वो कुएं का पानी लेंगे, हमेशा इसी अनुपात में आपको पानी मिलेगा। यानी हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम यानी कि 1 परमाणु होगा, मिलकर पानी का निर्माण करेगा। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की बात करें तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, तो उनके द्रव्यमानों के अनुपात की अगर बात की जाए तो हमेशा सदैव 1:8 होगा, हमेशा 1:8 होगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा। अब ये 8 कैसे होगा? 8 इस तरीके से होगा, एक इस तरीके से होगा, क्योंकि यहां पर मामला यह हो जाता है कि यहां पर यह हो जाता है कि 1:8 के हिसाब से होगा, यानी कि 1:8 के हिसाब से ही ये चीज यहां पर मौजूद होगी, ठीक है। अब अब आप ये सोच रहे होंगे ये सर 1:8 कहां से आ गया? तो हमेशा याद रखिए कि जो हमारे ऑक्सीजन होती है उसका जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, 16 होता है, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका अनुपात क्या होता है? 1 होता है, सॉरी, उसका द्रव्यमान 1 होता है। तो अब क्या हो जाता है, यहां पर 2 हो गया और यहां पर 16 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर 1 हो गया, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो गया, और यहां पर ऑक्सीजन क्या कितना हो गया? 16 हो गया। तो अगर इसको अनुपात के हिसाब से निकालें तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमेशा सदैव याद रखिएगा यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, ठीक है, जल का स्रोत कहीं से भी ले लिया जाए। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इस प्रकार अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की बात करें तो हमेशा अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा 14:3 होगा, ठीक है, 14:3 होगा। मतलब यह हुआ कि 14 जो है वो द्रव्यमान है किसका? नाइट्रोजन का है, और हाइड्रोजन कितना? 1 है, और कितनी है हाइड्रोजन? इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? 14:3 का ही अनुपात विद्यमान रहेगा। चाहे अमोनिया कहीं से भी प्राप्त की जाए, कहीं से भी लाई जाए, लेकिन उसका अनुपात हाइड्रोजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन का जो अनुपात होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा 14:3 होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसमें यहां कहा गया है कि उपरोक्त उदाहरणों में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। बाद में प्राउस ने यही बात जो है द्रव्यमान के आधार पर कह दी कि एग्जैक्टली दुनिया में जो भी पदार्थ बने होते हैं वो निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही बने होते हैं, चाहे उन्हें कहीं से भी प्राप्त किया जाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर के बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि डाल्टन के सिद्धांत, अब इसी को यानी कि यही जो स्थिर अनुपात का नियम था, साथ ही साथ द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था, इसी को और एलोबरेट करने का काम किया डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या आपकी बुक में दिया होगा, जो उनकी रेफरेंस, उनके जीवनी उन्हीं पे बात की गई, उसको मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, डाल्टन ने कौन से नियम प्रतिपादित किए, उन पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डाल्टन के सिद्धांत, तो उन्हें जो डाल्टन ने इन सारे जो नियम थे, उन नियमों को और ज्यादा बेहतर किया, और ज्यादा उनके बारे में बताया, और फाइनली जो है डाल्टन के सिद्धांत जो है वो बनाए गए, ठीक है। तो इन्हें डाल्टन के सिद्धांत के नाम से इन्हें जाना गया। अब ये डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो डाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कि जितने भी द्रव्य इस ब्रह्मांड में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सबकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु है। यह बात इन्होंने कही है कि दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी
पदार्थ हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो परमाणु ही सबसे छोटे तत्व हैं, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। मतलब ये अविभाज्य सूक्ष्मतम, ये डाल्टन कह रहे हैं। बाद में फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसमें बाद में पता चला कि ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, वो बाद में पता चला। लेकिन इनके नियम के अनुसार कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी विभाजित नहीं किए जाते हैं, और ये वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किए जा सकते हैं और ना इनका विनाश होता है, यानी ना इनको सृजन किया जा सकता है ना इनका विनाश किया जा सकता है। फिर तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब कोई भी परमाणु, मान लीजिए आपको मैंने सोडियम दे दिया, सोडियम का परमाणु दे दिया, तो अगर वो जो सोडियम का परमाणु मैंने दिया, ठीक है, सोडियम का परमाणु दिया, उसके जितने भी परमाणु, यानी अगर मैंने आपको 50 परमाणु सोडियम के दे दिए, तो याद रखिएगा उसके कहीं से भी, अगर मान लीजिए इतने बड़े भाग में आपको मैंने सोडियम का टुकड़ा दे दिया, तो सोडियम का टुकड़ा दे दिया, तो यहां से आप सोडियम ले लीजिए, यहां से सोडियम ले लीजिए, यहां से कहीं से भी सोडियम के परमाणुओं को निकालेंगे, उनके गुणधर्म हमेशा समान होंगे। तो दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो परमाणुओं का द्रव्यमान भी चाहे यहां से ले लीजिए इस टुकड़े से, चाहे यहां से ले लीजिए, हर जगह द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। फिर कहा गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि सोडियम का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग गुणधर्म होगा, ऑक्सीजन का अलग गुणधर्म। तो दुनिया में जितने भी तत्व मौजूद हैं, तत्वों के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो दुनिया में जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो धातु अधातु हो या उपधातुएं हों, वो सबके जो गुणधर्म होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये बात इन्होंने कही। फिर उसके बाद कहा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। वही वाली बात है कि पूर्ण संख्या में जो है वो आपस में जो है वो मिलकर, यानी अलग अलग तत्व होते हैं, वो आपस में जो है वो एक अनुपात में आपस में मिक्स हो जाते हैं, अलग मिक्स होते हैं, और उसके बाद नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में, एक अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आपने पानी देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक निश्चित अनुपात में 1:8 के हिसाब से ही पूरे धरती पर कहीं पर भी जहां पे भी जल बनेगा वहां पर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो स्थिर होता है। ठीक है, संयोग कर, तो वही बात कही गई कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्मित करते हैं। फिर उसके बाद कहा गया किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो कोई भी यौगिक दे दिया जाए उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है और उनका जो प्रकार होता है वो निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, अब ये सब बातें जब हो गई तो फिर पूछा, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी को थोड़ा सा और एलोबरेट किया, उसको और बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश की गई है, उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर परमाणु जो है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, ये तो आपको पता ही चला है। ठीक है, पता चला है कि जो किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। अब बात आती है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 10⁻⁹ मीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनो मतलब 1 मीटर का अरबवां हिस्सा जो होता है वो नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो 10⁻⁹ मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर मौजूद होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब अगर बात करें हम लोग परमाणु की, उसकी बात करें तो यहां पर जो आपके जितने भी परमाणु होते हैं, ये परमाणु लगभग नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु होते हैं, वो नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। ठीक है, मतलब कि मीटर के अरबवें हिस्से की रेंज में होते हैं। तो सोचिए कि 1 मीटर के अरबवें हिस्से को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी जो कह सकते हैं कि
आपके माइक्रोस्कोप्स वगैरह होते हैं या बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी आई हैं, उनकी मदद से उनके बारे में समझा और पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी बात यहां पर की है। फिर इसके बाद आगे बात हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, तो यहां पर कहा गया कि नाम कैसे दिए जाते हैं, यानी कि ये जो परमाणु होते हैं इनको नाम कैसे दिया जाता है। किसी को आपने सोडियम दे कह दिया, किसी को पोटेशियम कह दिया, किसी को जो है वो ऑक्सीजन कह दिया, ये कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए जाते थे। मतलब सबसे पहले जो है वो जहां पर ये पाए जाते थे वहां के नामों के हिसाब से उनका नाम रख दिया गया। जैसे कि कॉपर है, उसका नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है, साइप्रस, क्योंकि ये साइप्रस में इसको खोजा गया था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया था। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, तो उससे लिया गया, तो ऐसा होता था। लेकिन बाद में आईयूपीएसी बनी। आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो आईयूपीएसी याद रखिएगा, आईयूपीएसी वो संस्था है, पहले तो किसी जहां पे ऑरिजिन है, जहां से तत्व पाया जाता था उसके नाम से रख देते थे, कभी उसके रंग के नाम पे से रख देते थे। लेकिन बाद में आईयूपीएसी बनी। आईयूपीएसी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो किसी भी तत्व, कोई भी नए तत्व होते हैं उनका नाम, ठीक है, उनका प्रतीक और साथ ही साथ उनके गुणधर्मों को बताने का काम करती है। तो नाम, प्रतीक और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करने का काम जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री करती है। तो बाद में इन्होंने अलग अलग तरीके से, कई तरीके हैं जिनकी मदद से जो है वो जो भी तत्व हैं उनको नाम देना शुरू किया। अब जैसे किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, एल्युमिनियम को अगर आपने देखा तो एक बड़े अक्षर से, यानी कि बड़े अक्षर से लिखा ए, और एल जो है एल्युमिनियम, ए एल एल, तो उसको एल को बड़े इस तरीके से नहीं लिखा, मतलब इसको भी बड़े से और इसको भी बड़े से नहीं लिखा, बल्कि ए को बड़े से लिख दिया और इसको छोटे से लिख दिया। इसी तरह से कोबाल्ट को CO, यानी सी बड़े से, ओ छोटे से लिख दिया। तो इस तरीके से लिखने का प्रयास किया गया। अब ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपके ये कहीं पर आपसे ये प्रतीक पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी विज्ञान की समझ होनी चाहिए कि भैया कौन से प्रतीक का मतलब कौन से जो एलिमेंट हैं, जो भी तत्व हैं, उनका कौन सा प्रतीक है। मुख्य यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में दे दिए गए हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है, उसको Al से प्रतीक से किया जाता है। ऑर्गन है, Ar से किया जाता है। बेरियम है, Ba से किया जाता है। बोरान है, B से अकेले किया जाता है। ब्रोमीन है, Br से की जाती है। इसी तरह से कॉपर है, फ्लोरीन है, स्वर्ण है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, आयरन है, सीसा है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, सोडियम, सब, मतलब ये सब पूरा का पूरा आप लोगों को दे रखा है। आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो याद रखिएगा, मैं फिर से एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है कि जितने भी पदार्थ इस धरती पर मौजूद हैं वो किसी ना किसी तत्व से बने हैं। ठीक है, किसी ना किसी तत्व से बने हैं, चाहे वो एक तत्व से बने हों, चाहे मल्टीपल बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने हों। ठीक है, तो जो भी इस धरती, इस ब्रह्मांड, अच्छा शुद्ध क्या है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, तत्व। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, याद होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जाके उसको देख लीजिए। तो शुद्ध पदार्थों में होता है तत्व। अब अगर शुद्ध पदार्थ तत्व है, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम एक तत्व है, आयरन एक तत्व है, ठीक है, बात समझ में, क्लोरीन एक तत्व है, ये सब तत्व हैं। ठीक है, इन तत्वों के अंदर एक अपना एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अपना एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हुई हैं, जब से ये बिग बैंग हुआ है, जब से ये कहा जाता है ना, इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है एक बहुत बड़े धमाके से हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। तो जब बिग बैंग हुआ था तो उसके बाद जब पदार्थ बने, जब तत्व बने, उसके बाद से तो उन सब तत्वों में एक गुण आया। ठीक है, एक गुण आया जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान के नाम से। और ये जो द्रव्यमान होता है ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाइए, ये जो द्रव्यमान होता है इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। जो बदलाव होता है वो उसके वेट में होता है, जो कि
उस वेट में होता है जो कि काफी कुछ जो है वो जी के मान पर निर्भर करता है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे इसके चैप्टरों में तब उसको डिटेल में देखेंगे, तो वो उसके जी के मान पर निर्भर करता है। यानी कि मेरा मेरा इस धरती पर जो वेट है वो अलग है, और अगर मैं चंद्रमा पे चला जाऊं तो वो उसका वेट, तो मेरा वेट कुछ और होगा। मंगल पर चला जाऊं तो वेट अलग हो जाएगा। तो वेट जो होता है वो एम जी होता है, एम इंटू जी होता है। यानी कि आपका मास यानी आपका द्रव्यमान गुणे जी, यानी कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो जी का मान होता है, ठीक है, जो ग्रेविटी का मान अगर सिंपल भाषा में कहे तो होता है, तो उसके मान पर निर्भर करता है किसका मान, डब्ल्यू, आपके वेट का। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी तत्व है, कोई भी चीज है, उसका वेट जो है वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर बदल जाता है, लेकिन मास हमेशा निश्चित होता है। मास में बदलाव नहीं होता। मेरा मास जो पृथ्वी पर है वही मास मेरा कहां होगा, चंद्रमा पर होगा, वही हमारा मंगल पर होगा। और मेरा मास किस पर निर्भर करता है, मैं जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ हूं। तो हर तत्व का, मैं बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ हूं, तो उन सारे तत्वों का जो द्रव्यमान है वही जब वो मिल जाता है तो वो मेरा द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस धरती, इस ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में हर चीज किससे बनी हुई है, तत्वों से बनी हुई है। और तत्वों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। ये शुरू से रहा है और वो बदलता नहीं है, जबकि वेट जो है, जो आपका जो भार होता है वो बदल जाता है। ये बात, एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग जो फिजिक्स के चैप्टर में उसको देखेंगे, तो इसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, एक गुण होता है जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। और फिर ये जो द्रव्यमान होता है हर एक तत्व का बिल्कुल फिक्स होता है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे कि तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 1 है। कार्बन है, उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। नाइट्रोजन है, उसका द्रव्यमान 14 है। ऑक्सीजन है, उसका द्रव्यमान 16 है। सोडियम है, उसका द्रव्यमान 23 है। मैग्नीशियम है, उसका द्रव्यमान 24 है। सल्फर है, उसका द्रव्यमान 32 है। तो इस तरीके से सभी जो भी तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान फिक्स हैं, और ये आपको पता भी होने चाहिए। तो जो मुख्य मुख्य हैं वो ऑलरेडी एनसीईआरटी दे दिया है, इसको आप जरूर याद कर लें, जरूर याद कर लें, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान आपको समझ में आ गया कि एक अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, हर एक तत्व का एक द्रव्यमान होता है और वो फिक्स होता है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के परमाणु द्रव्यमान निकालने का और बहुत सारे एनसीईआरटी में तरीका, वो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उससे मतलब मत रखिए। क्या उसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है, क्या उसमें से क्रक्स निकल कर आ रहा है जो आपके काम का है, जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में काम आएगा, आपके स्टेट के एग्जाम में काम आएगा, या आपकी विज्ञान की समझ को बढ़ाने में काम आएगा, वो मैं डायरेक्ट निकाल कर आप लोगों के सामने रख दे रहा हूं और उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसमें अपना माथा पच्ची मत कीजिएगा। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल वही चीजें आप देखते जाइए, समझते जाइए, और इसके बाद जो है वो आपका सारा आधार जो है वो तैयार हो जाएगा और इससे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब पूछा जा रहा है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो याद रखिएगा अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। ठीक है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। तो परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से, ज्यादातर, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि नहीं रहते, लेकिन ज्यादातर परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। अक्सर वो किसी ना किसी के को अपना साथी बना लेते हैं, चाहे तो वो अपने ही तत्व के किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलकर एक जोड़ा बना लेते हैं, या फिर किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर जो है वो यौगिक बना लेते हैं। लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि वो अकेले ना रहे। इसके अलावा आयंस बना लेते हैं। क्या होता है उसे अभी हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। मतलब इनका यह कहना हुआ कि मान लीजिए ये एटम है,
ठीक है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये एटम है। अब ये एटम जो है, दो एटम मिलकर, चाहे एक ही तत्व के हों या दोनों अलग तत्व के हों, ये आपस में मिलकर जब ये दोनों एटम यानी कि दोनों परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, इसे हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। तो ये दो परमाणु था, ये परमाणु एक था, ये नंबर 1 परमाणु था, ये नंबर 2 परमाणु था। ये दोनों अलग अलग थे लेकिन दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गए, अणु बन गए। ठीक है, अणु बन गए। और इस तरीके से ये बहुत सारे अणु, ठीक है, बहुत सारे अणु जो हैं वो मिल जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, वो द्रव्य बना लेते हैं। ठीक है, वो द्रव्य बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अब एग्जांपल पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिया इन्होंने, H2O बना लिया। अब इस तरीके के बहुत सारे H2O, ये परमाणु था, ये परमाणु था, ये अणु बन गया। तो परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और इस तरीके के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर पूरा एक पुंज बना लेते हैं। पूरा एक खूब सारे अणु, जब H2O के खूब सारे अणु मिल जाएंगे तो यही जो है द्रव्य बना लेते हैं, द्रव्य बना लेते हैं, पदार्थ बना लेते हैं। तो आप पानी देख रहे हैं तो उस पानी के अंदर बहुत सारे अणु H2O के मौजूद हैं। और H2O के अणु किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के परमाणुओं से बने हुए हैं। तो बात मुझे लगता है 100% आपको समझ में आ गई होगी। तो अणु क्या होते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा, समझाने की दोबारा जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको है। अणु क्या होते हैं, तो अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के में कसकर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो एक ही तत्व के मिल सकते हैं आपस में, जैसे मैंने बताया, जैसे O2 है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो एक एटम, ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और O2 बना लेते हैं। O2 यानी O2 बना लेते हैं। O2 क्या है, ये अणु कहलाएगा। ये परमाणु थे और ये आपस में जुड़ गए तो अणु। तो कभी कभी एक ही तत्व आपस में मिलकर, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जो है आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। और कभी कभी जैसे H2O मैंने बताया, ये अलग तत्व का परमाणु था, ये अलग तत्व का परमाणु था, दोनों आपस में मिलकर जो है वो आपका जो है वो अणु का निर्माण करते हैं। तो यही बात यहां पर कही गई है कि अणु जो है वो एक से अधिक जो है वो परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अणुओं का निर्माण करते हैं। अब यहां पर तत्वों के अणु, अच्छा, एक चीज यहां पर कही गई कि रासायनिक बंध द्वारा, कुछ ऐसे बंधन होते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मदद से ये जो एटम्स होते हैं, परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो अलग अलग तरीके के बंध होते हैं, उसे जब हायर कक्षाओं में उसकी जरूरत होती है। ठीक है, कभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होते हैं, कभी जो है वो आपके संयोजी बंध होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बंध होते हैं, एक आकर्षण बल होता है जिसकी मदद से ये जो एटम्स होते हैं आपस में जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं। वो आपके स्टैंडर्ड पर, 9th क्लास के स्टैंडर्ड पर उसको डिटेल में उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंध होते हैं। एक जुड़ाव होता है भाई, किसी भी चीज को आपस में जोड़ने के लिए किसी ना किसी फेविकोल की जरूरत है ना, तो उन्हें ही हम लोग बंध कहते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग कहते हैं। तो उस तरीके की बॉन्डिंग जब आपस में वो बॉन्ड्स जब बन जाते हैं दो परमाणुओं के बीच में, तो अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब तत्वों के अणु, ठीक है, तत्वों के अणु की बात यहां पर की जा रही है। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरक्षित होते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरक्षित होते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो बात यहां पर कही गई है कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरक्षित होते हैं। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर तत्व है, तो उसके जो अणु बनेंगे वो उसी उस तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे परमाणु भी बनते हैं, अणु बनते हैं जो कि एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसी केवल एक परमाणु द्वारा, यानी सिर्फ एक परमाणु द्वारा मिलकर बने होते हैं। कभी के जैसे ऑक्सीजन है वो दो परमाणु से मिलकर बनती है, जैसे O2 है वो दो परमाणु से मिलकर बनती है। कभी कभी तीन, जैसे O3 है। तो मतलब इनका ये कहने का है, सिंपल से बात है कि कभी कभी एक तत्व का एक परमाणु ही वो उसका अणु बना लेता है। कभी कभी उसी तत्व के दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं। कभी कभी उसी तत्व के तीन अणु भी मिलकर परमाणु मिलकर
अणुओं का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग परस्पर उनके संयोजन पर डिपेंड करता है, तो अलग होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसे आप समझेंगे। जैसे ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन है, तो ऑर्गन जो है वो एक परमाणुकता है इसकी, मतलब एक परमाणु से बना बना होता है। हीलियम है, यानी He, हीलियम, तो ये इसका जो अणु है, ठीक है, अणु है वो सिर्फ एक ही परमाणु से बना हुआ है, तो ये एक परमाणु है। समझ में आ गई बात? एक परमाणु। तो ऐसे अणु जो कि सिर्फ एक ही परमाणु से बनते हैं, ऐसे अणु जो चीज सिर्फ एक ही परमाणु से बनते हैं, उन्हें एक परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 कहा जाता है, ये द्विपरमाणु है क्योंकि इसमें दो परमाणु से मिलकर बना ये अणु होता है। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन अक्सर आप देखेंगे हाइड्रोजन ऐसे लिखा होता है, यानी द्विपरमाणु है, हमेशा दो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन ये भी द्विपरमाणु है, N2 के रूप में यह हमेशा रहता है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन भी Cl2 के रूप में रहता है, यानी कि दो, यानी ये जो क्लोरीन के जो अणु होते हैं वो अक्सर जो है वो दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फास्फोरस, ठीक है, ये चार परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सल्फर बहु परमाणु, बहुत सारे S8 होता है, यानी सल्फर जो है वो सात मतलब कई एटम से मिलकर, कई परमाणु से मिलकर बन सकता है। इसी तरीके से सोडियम है, एक परमाणु है। आयरन है, एक परमाणु है। एल्युमिनियम है, एक परमाणु है। कॉपर है, एक परमाणु है, यानी एक ही एक परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ यौगिकों के अणु जैसे कि जल है, आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है 1:8 के हिसाब से। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 से होता है। तो अगर एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के अणु जो है वो बनते हैं तो कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ एक परमाणु होते हैं, कुछ द्विपरमाणु होते हैं, कुछ बहुपरमाणु होते हैं, और कभी कभी कुछ यौगिकों के जो अणु होते हैं वो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं। उसका यहाँ पर ये इन्होंने अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है आयन क्या होते हैं। ठीक है, आयन क्या होते हैं, तो देखिए साहब, आयन क्या होते हैं उसे समझने की कोशिश करिए। तो आयन क्या होते हैं कि जिनके अंदर जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं। अब एक बात, बहुत एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, कि जैसे आप एटम की बात की जाए, ठीक है, समझिएगा इस बात को, कि एटम की बात की जाए तो हमारा जो एटम है यानी कि परमाणु है, ठीक है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, तो ये जो एटम है, परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु तीन चीजों से, बाद में पता चला कि परमाणु जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, किससे बना है? तीन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है इसे। ठीक है, ये परमाणु जो होता है वो भी तीन जो है वो कह सकते हैं पार्टिकल से, यानी कि बना हुआ है। ठीक है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो हमेशा जो हमारे जो परमाणु होती है उसकी संरचना कुछ इस तरह होती है। ये इसका नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका नाभिक कहलाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु की संरचना कुछ इस तरह होती है जिसमें बीच में पाया जाता है नाभिक। नाभिक के अंदर मौजूद होता है, तीन चीजों से बना हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, जिसे वो इसके चारों तरफ, इस नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षा में ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ऐसे चक्कर लगाता रहता है। आई बात समझ में? तो नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, समझिएगा इस बात को, कभी कभी क्या होता है कि किसी से दोस्ती करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी, ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम है। अब ये जो सोडियम होता है, समझिएगा इस बात को, कि ये जो सोडियम होता है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर पाया जाता है आपका 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इनके अंदर 11 होती है। ठीक है, अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें से कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ क्या, एक इलेक्ट्रॉन, कभी कभी ये सोडियम जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोस्ती करने के लिए, ठीक है, दोस्ती करने के लिए ये गिफ्ट कर देता है। किसको गिफ्ट कर देता है? किसी दूसरे तत्व को। ठीक है, दूसरे तत्व को, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन को ये गिफ्ट कर देता है। ठीक है, अब गिफ्ट क्यों करता है? क्योंकि इसको आपस में बॉन्डिंग करनी होती है, यानी कि बंध बनाना होता है, इससे दोस्ती करके एक पदार्थ बनाना होता है, यौगिक बनाना होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको? क्लोरीन को दे देता है।
क्लोरीन क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इस गिफ्ट को, सोडियम द्वारा दिए गए इस गिफ्ट को रिसीव कर लेता है, ठीक है, रिसीव कर लेता है। और ऐसी कंडीशन में अब उसको आप क्यों होता है, कैसे होता है, उसको डिटेल में हम लोग जब हायर क्लासेस होती हैं तो उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, और या अभी आगे के कुछ चैप्टर्स होंगे तो उनमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे आप ये समझिए कि जब भी कोई दो तत्व हो आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, जब डिटेल में होगा तो आगे और पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर अगर ये एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी क्लासेस नहीं चल रही है, ये एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी दी गई उसको मैं बता रहा हूं, तो उस हिसाब से मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं। इसको और डिटेल में जब होगा तो अगले जो चैप्टर्स होंगे उनमें जब आएगा, 10th की क्लास में आएगा या फिर आगे आने वाले किसी चैप्टर में आएगा तो वहां पर डिटेल में चर्चा करें। अभी आप बिल्कुल सिंपल से समझिए, दोस्ती दो तत्वों में तभी हो सकती है, यानी ये दो परमाणु आपस में तभी मिल सकते हैं और एक यौगिक के अणु तभी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में लेन देन हो या आपस में साझा हो। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, लेन देन हो या आपस में ये साझा करें, ठीक है, साझा करें। यानी जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती करते हैं तो उसको कोई गिफ्ट देते हैं, और आपका गिफ्ट अगर कोई रिसीव कर लेता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है आप मेरे लिए लेकर आए, तो आप दोनों में एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक बंध बन जाता है, एक दोस्ती बन जाती है। बस उसी तरह से सिंपल से समझिए इसको, बिल्कुल सिंपल से भाषा में मैं बता रहा हूं। तो जब भी दो तत्व आपस में मिलेंगे, आपस में जुड़कर एक यौगिक एक अणु बनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, ठीक है। उसके कारणों पर भी हम नहीं जाने, अभी बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का लेन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिनसे परमाणु बना होता है। परमाणु किनसे बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, नाभिक के चारों तरफ कक्षा होती है, उसमें चक्कर लगाता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, इन्हीं का लेन देन होता है या आपस में साझा होता है, तभी जो है दो तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में बॉन्डिंग, आपस में बंध बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। आई बात समझ में। तो कभी कभी कुछ ऐसे यौगिक, कुछ ऐसे अणु बन रहे होते हैं जिनमें जिनमें जो है एक तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको, दूसरे जिससे वो संबंध बनाना चाह रहा है, जिससे बंध बनाना चाह रहा है उसको दे देता है, ठीक है, दे देता है। और ये भूखा रहता है इस इलेक्ट्रॉन का, तो ये इस गिफ्ट को ले लेता है, उसको रिसीव कर लेता है और अपनी भूख को खत्म कर लेता है, और ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी भूख को खत्म कर लेता है। ये भूखा था एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेटिस्फाई तब होता, यानी कि दुनिया में जो भी चीजें अपने को सेटिस्फाई करना चाहती हैं तो ये सेटिस्फाई तब होता जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है एज अ गिफ्ट, और ये जो है सोडियम जो है ये त्याग कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो कहता है आओ क्लोरीन मैं तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, ठीक है, दे देता हूं। क्लोरीन को तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो क्या होता है कि जब इसके पास एक्स्ट्रा थे, इसके पास कमी थी, ठीक है, तो इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन का पेट भर गया, ठीक है, क्लोरीन का पेट भर गया, क्लोरीन बहुत खुश हो गया, और इसके पास भी एक्स्ट्रा थे तो दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। क्लोरीन ने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, मेरा पेट भर दिया, हम दोनों दोस्त हो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से एक यौगिक बनता है, ठीक है, जिसे NaCl बोलते हैं। NaCl यानी कि NaCl आपस में मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन के लेन देन में, इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इससे इनके में दोस्ती बनकर एक कंपाउंड बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है जिसे NaCl बोलते हैं, जो कि हम लोगों के घर में खाया जाता है, जो कि हमारे घर में नमक है। तो नमक जो है वो असल में रासायनिक रूप से क्या है, NaCl है। कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के Na और Cl से बना, सोडियम और क्लोरीन से बना। सोडियम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को देता है क्लोरीन को, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बंध बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, और इस तरीके से ये दोस्ती हो जाती है और एक कंपाउंड, एक यौगिक बन जाता है। ये बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब ये समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से जितने भी दुनिया में यौगिक बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का लेन देन, साझा, ये सब चीजें चल रही होती हैं। आई बात समझ में। तो ये सारा सिस्टम हो जाता है। अब यहां पर क्या हुआ,
अगर इसको भूख लगी थी और इसके पास एक्स्ट्रा था और इसने इसको दे दिया, तो हमेशा ये कैसा हो जाएगा? दाता हो जाएगा। और दाता हमेशा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में रहेगा। मतलब हमेशा उसकी इमेज कैसी रहेगी मार्केट में? पॉजिटिव। बहुत आप लेन देन करते हैं, बहुत गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत गरीबों की मदद करते हैं, तो आपकी इमेज कैसी रहेगी? दाता वाली रहेगी। और दाता की इमेज हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों को देता है उन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेता है, जो बार बार किसी से ले रहा है, बार बार ले रहा है, हमेशा ऋणी बना रहता है। हमेशा कैसा बना रहता है? ऋणी बनाते रहता है। हमेशा दूसरों के कर्मों पे रहेगा, ऋणी बना रहेगा। तो ऐसे को हम लोग जो होते हैं ग्राही कहते हैं। ये ग्राही हो जाता है और इनमें हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऐसे तत्व, आयन बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन इस तरीके से यहां पर बात हो रही है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देके मैं आपको बात बता रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो Na के ऊपर प्लस का साइन लग जाता है और Cl के ऊपर क्या हो साइन लग जाता है? माइनस का साइन लग जाता है। तो जब कभी भी ये ऐसी मुक्त अवस्था में ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, होते हैं, तो इन्हें ही जो मतलब सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को दे देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ये Na पॉजिटिव कहलाता है, ये Cl निगेटिव कहलाता है, यानी निगेटिव कहलाता है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। आयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। देने वाला जो है वो पॉजिटिव, देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला निगेटिव होता है, तो इन्हें आयन कहा जाता है। तो आई होप कि ये बात बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गई होगी। तो धातु एवं अधातु, अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आवेश है ना, इसमें पॉजिटिव है आवेश है, इसमें निगेटिव आवेश है, तो इन्हें हम इन आवेशित कणों को क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ठीक है, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। ठीक है, ऋणायन, ऋण आवेशित ये ऋणायन हो गया। ठीक है, या एनायन कहते हैं। और जो धन आवेशित आयन होता है, जैसे सोडियम हो गया, तो उसे हम लोग कैटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं? धन आवेशित आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन होता है तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर ये आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? आपका कैटायन बोलते हैं, यानी धनायन बोलते हैं। और जो निगेटिव वाला होता है उसे ऋणायन बोलते हैं या एनायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। अब बहुत सारी जगहों पर लिखा जाता है कि रासायनिक सूत्र का लिखना, यानी कि दो जैसे तत्व आपस में मिले तो वो कैसे सूत्र, आपस में सूत्र कैसे बनाते हैं। जैसे NaCl मान लीजिए लिखा गया कि NaCl, तो ये सूत्र कैसे बना? ठीक है, या CaCl2 ये कैसे बना, मतलब ये इस तरह से सूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी तत्व के संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब देखो इस बात को समझ लो कि जैसे मान लो सोडियम और पोटेशियम की हम लोग बात कर रहे थे। सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ठीक है, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ठीक है, यानी उसकी भूख थी, उसकी भूख को पूरा करना चाहता था, पूरा करना चाहता। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, तो यही इसकी संयोजकता कहलाती है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो, किसी तत्व के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो दूसरों को, या कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता हो, या जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करने की किसी तत्व के अंदर क्षमता हो, ये जो क्षमताएं होती है ना इलेक्ट्रॉन के लेने देने साझा करने, ठीक है, यही उसकी संयोजकता के नाम से जानी जाती है सिंपल भाषा में। तो इसे ही संयोजकता कहते हैं। अब इन्हीं संयोजकता पर ही डिपेंड करता है आपका आपका ये जो रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। रासायनिक सूत्र इन्हीं संयोजकता के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की बात की जा रही है। ठीक है, अब HCl की बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन हो गया, Cl हो गया, क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई,
ठीक है, और साथ हाइड्रोजन की संयोजकता एक हो गई, क्लोरीन की संयोजकता एक हो गई, क्योंकि क्लोरीन का याद है ना निगेटिव वाला होता, लेकिन लेने की क्षमता एक ही की है, तो यानी उसकी संयोजकता एक हो गई। हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है या साझा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इसकी संयोजकता एक हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जो क्षमता होती है उसे संयोजकता बोलते हैं। तो कुल मिला के हाइड्रोजन की संयोजकता एक और क्लोरीन की संयोजकता एक, इनको क्रॉस ऐसे से कर देंगे, ऐसे से क्रॉस कर देंगे तो वो फार्मूला निकलकर सामने आ जाएगा, तो HCl बन जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो क्या है, एक है, ठीक है, यहां पर भी थी एक थी, और वो फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन की एक है, और सल्फर की संयोजकता, सल्फर सल्फर, इसकी संयोजकता दो है, तो ऐसे क्रॉस कर देंगे तो इस तरह से सूत्र निकल आएगा। H का क्रॉस दो इसके साथ कर देंगे 2, और इसका क्रॉस ऐसे कर देंगे इसकी संयोजकता के साथ S, तो ये फॉर्मूला निकलकर समझ में, यानी ये सूत्र निकलकर H2S बन गया। इधर देखेंगे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने देने या साझा करने की जो क्षमता होती है 4 होती है। क्लोरीन की संयोजकता आपको पता ही है 1 होती है, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो C का क्रॉस कर दें तो C का 1 हो गया, तो एक नहीं लिखा जाता, ये नहीं लिखेंगे, C1 लिखेंगे, तो C अगर 1 है तो उसको नहीं में छोड़ दिया जाता है। और इसकी क्लोरीन को ऐसे क्रॉस करेंगे, यानी कि इसकी संयोजकता के साथ क्रॉस करेंगे कार्बन की, तो यहां पर Cl और 4 लिख दिया जाएगा, तो CCl4 का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी सूत्र बन जाएगा। इसी तरीके से आयनों के बारे में भी होता है, जैसे आयनों के, तो Al एल्युमिनियम का जो आयंस होते हैं उनका 3 पॉजिटिव संयोजकता आवेश होता है, और O का जो है आवेश होता है, यहाँ पे आवेश के हिसाब से देख लिया जाता है कितना आवेश है। आवेश का मतलब वही इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता ही समझ लीजिए, उसी को इस तरह से समझिए, जो आवेश उन पर मौजूद होता है पॉजिटिव निगेटिव का, ठीक है। और इसको क्रॉस कर देते हैं, जब क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर Al2O3 बन जाएगा, ठीक है। Ca कैल्शियम की का जो आवेश है 2+ है, ऑक्सीजन का आवेश 2- है, तो ये CaO बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मामला या Ca2O2 प्राप्त होगा, ठीक है, Ca और फिर बाद में CO के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसी तरह बहुपरमाणु का आयन का होता है, ऐसे क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो हर चीज का इस तरह से सूत्र बन जाता है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से आणविक द्रव्यमान की क्या बात होती है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो आणविक द्रव्यमान की बात होती है कि आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है अणुओं का द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का क्या मतलब होता है, अणुओं का द्रव्यमान, यानी अणुओं का, अणु क्या होते हैं आपको पता ही है, जैसे NaCl हो गया तो NaCl एक अणु हो गया, ठीक है, अणु हो गया। अब इसका द्रव्यमान देखा जाए तो जितने भी द्रव्यमान होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, जैसे पानी है, ठीक है, पानी है, तो अब पानी के आणविक द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो क्या होगा, तो इसमें पानी में जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, पानी है। अब जैसे पानी का यहाँ पे एग्जांपल, मैं पानी का एग्जांपल दे दूं, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के का परमाणु जो कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता है वो एक होता है, और कितने परमाणु, सॉरी, हाइड्रोजन का के परमाणु का द्रव्यमान एक होता है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के कितने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 परमाणु हैं, तो इसका मतलब 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 हो गया। प्लस इसमें जोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, ठीक है, 16 होता है, पर इसका परमाणु इसका जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, तो इसका 2 × 1 यानी 2 + 16 = 18, यानी कि पानी का जो आणविक द्रव्यमान है वो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कही गई है कि किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा, अच्छा, इसे व्यक्त किससे किया जाता है, U से, तो 18 U कहा जाएगा, इसे व्यक्त किया जाएगा। इसी तरह से आप सोडियम का निकाल सकते हैं, सोडियम NaCl का निकाल सकते हैं। सोडियम जो है वो 23 होता है, Cl जो है वो 35.5 होता है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए वो निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मामला चलता है, ठीक है। इसी तरीके से सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में डिफरेंस थोड़ा सा होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, किया एक ही तरीके से जाता है, बस ये स्पेशल कंडीशन में किया जाता है कि सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। जैसे हमने क्या, अणु में जितने भी एटम रहे, एक अणु को बनाने में जितने भी परमाणु हैं उनको उनके द्रव्यमानों को आपस में जोड़ देंगे तो वो उसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान
द्रव्यमान का परिकलन किया उसी तरह से किया जाएगा। अंतर केवल इतना होता है कि यहां पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। मतलब इसमें यहां पर संगठक आयन जो होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जिस आयन से मिलकर बना है उन आयनों का इसमें सूत्र इकाई, इसमें उन सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिनके संगठक आयन होते हैं, जिन आयनों से मिलकर ये बना होता है उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम क्लोराइड में सूत्र द्रव्यमान का परिकलन किया जा निम्न प्रकार से करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दी कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि 23 जो होता है वो किसका होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपकी हाँ आपका द्रव्यमान, और जो Cl होता है उसके 35.5 होता है। तो एक अणु इसका, एक परमाणु इसका, एक परमाणु इसका आपस में जुड़ गया 58.5 U जो है इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। तो ये आयन के लिए स्पेशली है और वो सारे अणुओं के लिए स्पेशली किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर शामिल थी। तो ये होप की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीजें थी ओवर सिंप्लीफाइड करके बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने बताने की कोशिश की। होप कि ये क्लास, ये जो हम लोगों की सीरीज है, ये आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल हो रही होगी और आगे की जो चैप्टर्स हैं वो और ज्यादा डिटेल में होंगे। इनकी बहुत सारी चीजें हम लोग आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं और आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। तो आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।